हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परमाणु की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। इसमें विशेष रूप से हम लोग मूल कण अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। बात आती है कि क्यों पढ़ें साहब हम इन मूल कणों के बारे में या इस परमाणु के बारे में। क्या होते हैं मूल कण, क्या होते हैं परमाणु, कहां पाए जाते हैं ये सब, इनको पढ़ने का फिर फायदा क्या। तो इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि सन 1808 की बात है, 1808 में डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। उसमें उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर यह बताया कि प्रत्येक पदार्थ मतलब हम और आप, हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, सब कुछ, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे कणों को कहा जाता है परमाणु यानी एटम। मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, मतलब प्रत्येक पदार्थ का सबसे जो सूक्ष्मतम कण है उसे ही परमाणु कहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि परमाणु को किसी भी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब एटम इज अनकटेबल, मतलब इसको काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। दरअसल एटम शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द एटोमियो से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अनकटेबल यानी जिसको काटा ना जा सके, नॉन डिविजिबल जिसको तोड़ा ना जा सके। तो इस तरह से डाल्टन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हर पदार्थ में छोटे छोटे कण परमाणु होते हैं और उन्हीं परमाणुओं से ही सभी पदार्थ निर्मित होते हैं। चलिए अब 1808 में बात बताई गई तो यही बात सब पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, यही बात जानते रहे। लेकिन सन 1897 में एक जोरदार तहलका मचा। तहलका, हाँ तहलका क्यों? तो असल में 1897 में जे टॉमसन नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कैथोड किरणों का गुणों का अध्ययन करते समय यह पाया कि परमाणु में छोटे छोटे ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु तोड़ा जा सकता है। इसी क्रम में 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के अलावा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के अलावा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी होते हैं। फिर इसी क्रम में 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर प्रमाणित किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रल यानी उदासीन कण भी परमाणु में होते हैं, उन्हें न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इस प्रकार आज की डेट में हम जानते हैं कि परमाणु भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग मूल कण या सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। आज की डेट में कई प्रकार के मूल कण खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ अस्थायी मूल कण होते हैं जिनका परमाणु के भीतर और बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है, जैसे पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन आदि। इसके साथ ही परमाणु में कुछ ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनका परमाणु के भीतर और बाहर पूर्ण अस्तित्व होता है, उन्हें स्थायी मूल कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के स्थायी मूल कण हैं। अब इनकी खोजकर्ताओं के बारे में एक सेंटेंस भी बहुत प्रचलित है, ईंट पर नाच। अब इसको अगर हम देखें तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया। प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। इसी प्रकार नाच में न मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया 1932 में। इस प्रकार इस सेंटेंस के द्वारा हम इन
मूल कणों के खोजकर्ताओं के बारे में आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि परमाणु या मूलकण कहां होते हैं। तो जवाब है, हर पदार्थ में परमाणु है। हम और आप सब परमाणु से, ये हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, सूरज, चांद, तारे सब परमाणु से ही मिलकर बने हुए हैं। और मूलकण कहां पाए जाते हैं? तो परमाणु में मूलकण पाए जाते हैं। परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें ही हम लोग मूलकण या सब एटॉमिक पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। परमाणु के 3 स्थायी मूलकण हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर पूरी दुनिया को जानना है, अपने आप को जानना है, अपने चारों तरफ जो तमाम क्रियाएं चल रही हैं इनके बारे में जानना है, तो परमाणु यानी एटम और मूल कणों के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए अपनी जानकारी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे। इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। यहां तक कि यह है कि भाई आज भी हम लोग परमाणु को नहीं देख पाते हैं, परमाणु दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है। और मूलकण तो उससे भी छोटे हैं, तो ये तो और भी नहीं दिखाई देंगे। तो दिखाई भी नहीं देते, तब कैसे पता चला, कैसे ढूंढा गया, इनके बारे में कैसे जानकारी हुई। तो आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज एक्चुअली कैथोड किरणों में की गई। कैथोड किरणें तो दरअसल बात सन 1850 के मध्य की है। फैराडे नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने विद्युत अपघटन के सिद्धांत दिए हैं। उसी क्रम में सन 1859 जूलियस प्लकर नामक एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने फिर इनके ही प्रयोगों को आगे चलकर सन 1879 में 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने दोहराया। इस प्रयोग में इन वैज्ञानिकों ने किया क्या कि विसर्जन नली ली। विसर्जन नली मतलब सिंपली कांच की नली होती है, जस्ट लाइक मार्कर। ये मार्कर के तरीके से मान के चलिए, बिल्कुल लगभग यही साइज आकार, लेकिन ये कांच की बनी होती है। तो कांच की एक नली लिया जिसको विसर्जन नली नाम दिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर हम विसर्जन कराएंगे, डिस्चार्ज कराएंगे, इसलिए विसर्जन नली बोलते हैं। तो कांच की एक नली लिया, विसर्जन नली, उसके 2 किनारों पर कोई धातु की प्लेट जोड़ दी, किसी भी धातु की, सोना, चांदी, तांबा, कोई भी मेटल ले सकते हैं, उसकी प्लेट जोड़ दी। क्योंकि मेटल हम जानते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल की प्लेट और उसके बाद किसी मेटल के वायर द्वारा इनको हाई वोल्टेज के सोर्स से, बैटरी से या किसी भी हाई वोल्टेज के सोर्स से जोड़ दिया गया। लगभग 10,000 या उससे ज्यादा वोल्टेज का सोर्स है ये। अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी होगी उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव सिरे से जो प्लेट जुड़ी होती है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अब इस विसर्जन नली में निर्वात पंप, वैक्यूम पंप द्वारा इसके अंदर की गैस खींच करके अपनी इच्छानुसार कोई भी गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस इसमें भर देते हैं। बस ध्यान रखते हैं कि गैस भरते समय उसमें हम लोग बहुत अल्प दाब रखते हैं। अल्प दाब लगभग 0.001 मिलीमीटर मरकरी, 0.001 मिलीमीटर मरकरी। कम दाब पर हमने इसमें गैस भर दी। कम दाब, अब ये मिलीमीटर मरकरी दाब का जो यूनिट दिख रही है, ये क्या मात्रा है? तो असल में जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा भी गैस है, हमारे ऊपर दबाव डालती है। तो ये जो वायुमंडल दाब, जिसको हम लोग एक वायुमंडल दाब बोलते हैं, तो जनरली जो दाब मापी होता है मैनोमीटर, उसमें एक बर्तन में पारा भरा होता है और एक चिन्हित उल्टी करके इसमें नली रखी रहती है, उसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में चिन्ह बने हुए रहते हैं। तो वायु के दबाव के कारण पारा इसमें कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो जनरली सामान्य परिस्थिति में इस दाब मापी में पारा 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर की ऊंचाई तक रहता है। इसीलिए हम लोग एक वायुमंडल दाब को 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारा दाब भी कह देते हैं। तो अब एक वायुमंडल दाब या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारा की तुलना में यह दाब बहुत कम है। बहुत कम दाब, अल्प दाब पर हमने गैस भर दी। बात आती है अल्प दाब पर इसमें गैस क्यों हम भरेंगे?
तो उसके पीछे कारण है, एक्चुअली जनरली हम जानते हैं कि गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। गैसों में करंट नहीं बहता है, लेकिन जब दाब कम कर दिया जाता है, प्रेशर लो कर दिया जाता है, तो गैसों में भी थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी का, चालकता का गुण आ जाता है। इसलिए अल्प दाब पर इसमें हम गैस भर देते हैं। इस प्रकार ये बात अब क्लियर हो गई होगी, समझते हुए चलेंगे सारी बातों को। ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप ईमानदारी से, समझने के तरीके से मेरे सारे वीडियोस को बखूबी देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, केमिस्ट्री आपका सबसे आसान विषय होगा, सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगा। मुट्ठी में मतलब केमिस्ट्री माने नो टेंशन। चलिए, तो दरअसल अभी हमने बात किया कि ये देखा गया कि जब विसर्जन नली में अल्प दाब पर कोई भी गैस लेकर विद्युत विसर्जन कराया जाता है, यानी स्विच ऑन कर देते हैं, तो कैथोड से एक प्रकार की, ये जो कैथोड नेगेटिव प्लेट है, इससे एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो कैथोड के सामने वाली कांच की दीवार से जब टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं। चमक मतलब प्रतिदीप्ति, या इसको हम लोग फ्लोरेसेंस बोलते हैं इंग्लिश में, FLUORESCENCE, फ्लोरेसेंस, प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न करती हैं। अब बात आती है अदृश्य है, तब कैसे पता चला साहब कि इसमें ये गैसें निकल रही हैं? एक्चुअली ये जो चमक उत्पन्न हुई तो वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चमक यार आ क्यों रही है। तो उसका विभिन्न प्रयोगों द्वारा जब जांच पड़ताल किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कैथोड होता है उसी से अदृश्य किरणें निकल रही हैं। तो इन अदृश्य किरणों को जो चमक उत्पन्न कर रही थी, प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, इन्हीं को नाम दे दिया गया कैथोड किरणें। इन्हीं को नाम दिया गया कैथोड किरणें। अब क्लियर हो गया होगा आपको? मतलब जब विसर्जन नली में अल्प दाब पर कोई गैस लेकर विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड से निकलने वाली अदृश्य किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने इन कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करने का प्रयास किया, जिसमें जे थॉमसन साहब का भी नाम आता है। इन वैज्ञानिकों ने जब इन किरणों के गुणों का अध्ययन किया तो पाया कि नंबर 1, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में, हाँ, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ये किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। अब ये कैसे पता चला? तो दरअसल इसके मार्ग में अभ्रक यानी माइका का क्रॉस रख दिया गया तो उसकी छाया पीछे बन जाती है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसी क्रम में और आगे इनके गुणों का अध्ययन करते समय पाया गया कि जब इनके मार्ग में हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र मतलब एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट रख दें, तो ये किरणें प्लस प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, तब चमक इधर दिखने लगती है। अगर इस प्लस को हम इधर कर दें, माइनस इधर कर दें, तो ये किरणें इधर की ओर जाने लगती हैं। हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर ये विक्षेपित हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में प्लस प्लेट की ओर मुड़ना इस बात का इशारा करता है कि इन किरणों में नेगेटिव चार्ज है, इन किरणों में जो कण है उन पर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि हम जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण, असमान आकर्षण, और समान आवेश सिमिलर जो चार्ज होंगे उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागते हैं, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ये किरणें प्लस प्लेट की ओर मुड़ रही हैं, इस बात से प्रमाणित है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, अर्थात ये ऋणावेशित है। इसी क्रम में और आगे इनके गुणों का अध्ययन करते समय पाया गया
कि यदि हम उच्च गलनांक की कोई धातु रख दें इनके मार्ग में, जैसे टंगस्टन W जिसका संकेत होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसका गलने का टेम्परेचर, सभी धातु एक निश्चित टेम्परेचर पर गल जाती हैं, तो जिस ताप पर कोई धातु गलती है उसे हम उसका गलनांक कहते हैं। तो इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो जब इस पर कैथोड किरणें डाली जाती हैं तो इससे एक दूसरी किरणें निकलने लगती हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं एक्स किरणें, एक्सरे। वही एक्सरे जो किसी दुर्घटना वगैरह में हड्डी वगैरह टूट जाने पर एक्सरे लिया जाता है, वह एक्सरे एक्चुअली उसमें कैथोड किरणों की टंगस्टन या उच्च गलनांक की किसी धातु पर बौछार की जाती है, उसके बाद एक्सरे उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार कैथोड किरणें एक्सरे उत्पन्न करती हैं। और इनके गुणों का अध्ययन करते हुए क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यह देखा गया कि यदि इनके मार्ग में क्षेपणी पहिया रख दिया जाए, क्षेपणी पहिया मतलब पिन व्हील मतलब ऐसा पहिया कि जो बहुत हल्के कणों की बौछार से भी गतिमान हो सके, तो ऐसा रख दिया जाता है जब इनके मार्ग में पिन व्हील, तो लगाकर जब स्विच ऑन करते हैं तो पहिया घूमने लगता है, स्विच ऑफ कर देते हैं पहिया बंद हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, और उन कणों पर नेगेटिव चार्ज है। हम कैथोड किसी भी धातु का ले लें, किसी भी मेटल का ले लें, इसमें कोई भी गैस भर दें, हर दशा में एक ही गुण वाली, एक समान गुण वाली कैथोड किरणें निकलती हैं। इससे प्रमाणित है कि हर पदार्थ में वो छोटे छोटे ऋणावेशी कण विद्यमान हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, यानी हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है। तो डाल्टन साहब ने तो बताया था कि हर पदार्थ में सूक्ष्म कण परमाणु होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से भी छोटे हैं, तो इसका मतलब परमाणु के अंदर ऋणावेशी कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से अब मैं समझता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बखूबी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में भी जान लेते हैं। अब अगर प्रोटॉन की खोज की बात की जाए तो सन 1919 की बात है। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने नाइट्रोजन गैस लिया, उस नाइट्रोजन गैस में अल्फा कणों की बौछार किया। तो नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के परमाणु होंगे, नाइट्रोजन के एटम होंगे 7n14, उस पर अल्फा कण जो रेडियोएक्टिव तत्वों यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, इन तत्वों से जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो उन्हीं में से जो अल्फा किरणें या वास्तव में अल्फा कण हैं उनको लेकर उनकी बौछार कर दी गई नाइट्रोजन परमाणु पर। तो देखा उन्होंने कि नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन में बदल जाता है और एक इकाई द्रव्यमान का, यूनिट मास का धनावेशी कण भी उत्सर्जित होता है, उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन की खोज से संबंधित यह समीकरण हो गया। चलिए अब हम न्यूट्रॉन की खोज की बात करते हैं। तो दरअसल बात 1932 की है। 1932 में चैडविक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि जब बेरिलियम परमाणु पर 4Be9 पर अल्फा कणों की बौछार मतलब 2He4 की बौछार की जाती है तो बेरिलियम का परमाणु कार्बन परमाणु में यानी 6 कार्बन 12 में बदल जाता है तथा इकाई द्रव्यमान का मतलब यूनिट मास का एक न्यूट्रल पार्टिकल मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो भी उत्सर्जित होता है। इसे उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। इस प्रकार से ये न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित समीकरण हो गया। इस प्रकार अब हम लोग बखूबी जान चुके हैं कि पूरी दुनिया, ये दुनिया के समस्त पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं और परमाणु मूल कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इसलिए अगर हमें इस दुनिया के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, हमारे चारों तरफ जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में जानना है, जैसे हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे हिल डुल रहे हैं, कैसे चल फिर रहे हैं, सूरज कैसी रोशनी दे रहा है, मोटरसाइकिल अभी पेट्रोल डालिए दौड़ने लगती है, बीज डालिए उसमें से पेड़ निकल आता है, ये सब घटनाएं, क्रियाएं क्यों और कैसे होती हैं, इन सब का जवाब अगर जानना है तो इसके लिए पहले एटम यानी परमाणु और मूल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानना पड़ेगा। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को इनके बारे में बखूबी क्लियर हो गया होगा।
इसमें जो भी आपको अच्छा लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि हमेशा ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की अच्छाइयों से सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के अच्छा बनने की कोशिश करता है और अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को सफल और कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।